ये क्या अम्मा जी, पिछले आधे घंटे से बस 2 ग्लास और 2 प्लेट साफ की हैं आपने। सारे बर्तन क्या शाम तक धोएंगी? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। एक बहू को इस घर में तो आप आराम दे नहीं पाई, और दूसरी बहू लाने के लिए इतना उत्साहित है कि घर के कुछ काम भी आपसे नहीं हो पा रहे हैं। अरे रे, देखो तो जरा बेचारी मेरी सासू माँ को। ना हाथों में इतनी ताकत है कि बर्तन धो सके, और ना औकात इतनी है कि एक नौकरानी रख सके, लेकिन सपने इतने बड़े बड़े कि पूछो मत। नई बहू लाने के लिए कितना छटपटा रही है। क्यों अम्मा जी, सही कह रही हूं ना मैं? पुष्पा अपनी सास नर्मदा जी से कहती है। करीब 60 वर्षीय नर्मदा जी भीगी पलकों से कहती है, बहू धो तो रही हूं बर्तन, अब बूढ़ी हड्डियों में जितनी ताकत रहेगी उतना ही तो शरीर चलेगा। और एक बात बताऊं बहू, तुम्हें भी तो मैं बहू बनाकर इस घर में लाई थी, पर मुझे क्या मिला? इस घर में तुम्हारा ही शासन चलता रहे, इसके लिए क्या मैं अपने छोटे बेटे मुकेश की शादी भी ना करवाऊं? अरे तुम्हें तो बस अपने पति और अपने बच्चों से मतलब रहता है। मुकेश बेचारा अपनी सारी कमाई तो तुम्हारे हाथ में रख देता है, पर बदले में एक वक्त का खाना भी उसे ढंग से नसीब नहीं होता है। अब उसे भी तो देखने वाली कोई होनी चाहिए। पुष्पा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले आइए नई बहू, पर इतना याद रखिए मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, तो जो मैं बोलूंगी वही होगा, वरना सोच लीजिए मैं अपने देवर की शादी होने नहीं दूंगी। कह दूंगी सबसे कि उनकी बुरी नजर हमेशा मुझ पर रहती है, तो कौन भला इंसान अपनी बेटी देगा उन्हें, बोलिए। नर्मदा जी बोली, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। क्यों अपने ऊपर पाप का बोझ बढ़ा रही हो? याद रखो, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम्हारे कर्मों की सजा एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। ये एक बूढ़ी माँ का श्राप है। पुष्पा बोली, अरे मैं तो डर गई। जाओ, आप जैसे श्राप देने वाले कई आए गए। अगर आप चाहती है कि देवर जी की शादी हो जाए तो जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाइएगा, वरना जीवन भर आपका बेटा कुंवारा रह जाएगा। तो बोलिए, आप मेरी बात मानेंगी कि नहीं? नर्मदा जी एक पल को रुक गई, फिर उन्होंने मन में सोचा, देखने वाला तो ऊपर बैठा है, बुरा करने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर होता वही है जो राम चाहे। ईश्वर पर भरोसा रखकर नर्मदा जी ने अपनी बड़ी बहू पुष्पा को हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, ये सोचकर कि आगे भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा। नर्मदा जी के 2 बेटे मोहन और मुकेश। मोहन सीधा साधा, जिसकी शादी पुष्पा से हो गई, और छोटे बेटे की शादी के सपने आज भी नर्मदा जी देख रही है। पुष्पा बड़े घर की चालाक लड़की थी। वो आते ही घर की मालकिन बनने के सपने देखने लगी। अब बूढ़ी सास और देवर के रहते ये योजना तो सफल हो नहीं पा रही थी, तो उसने नर्मदा जी को घर की मालकिन से नौकरानी बनाकर रख दिया। घर की शांति के लिए नर्मदा जी अपने बेटों से कुछ कहती नहीं थी, इसलिए पुष्पा अपनी कोशिशों को अंजाम देने में लगी रहती, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी। अब नर्मदा जी डर के मारे अपने बेटों से कुछ कहती नहीं थी, तो एक रोज पुष्पा नर्मदा जी से बोली, अम्मा जी सोच लीजिए, अगर ज्यादा चालाक और पढ़ी लिखी लड़की घर में आ गई तो आपका क्या हाल हो जाएगा। पहले से ही आपकी गाड़ी धीमे चल रही है, कहीं जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो भी ना चली जाए। इसलिए मेरे दिमाग में एक योजना है, आप कहें तो बताऊं? नर्मदा जी, जो किसी भी हालत में बस मुकेश की शादी करवाना चाहती थी, वो पुष्पा की हर शर्त मानने को तैयार थी। तो उन्होंने कहा, हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। चालाक बहू आने पर सास की क्या दुर्दशा होती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो फिर बताओ क्या किया जाए। अब मुकेश की शादी का भी समय आ गया है। तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी सीधी सादी गाय जैसी लड़की हो तो जरूर बताना। बस अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ, मेरी अन्य कोई इच्छा बाकी नहीं है। पुष्पा अपनी चालाकियों पर मुस्कुराई और बोली, ऐसी अभी तक तो कोई नहीं है, पर अगर आपको ठीक लगे तो वो हमारे गांव के रमन चाचा है ना, उनकी बेटी नेहा, सुना है बड़ी सीधी सादी है। और वैसे भी रमन चाचा हमारी खेती बाड़ी का काम देखते हैं, बेचारे गरीब हैं, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा। बस उसकी तारीफ ही सुनी है, आज तक कभी उससे मिली नहीं हूँ। अब ज्यादा पढ़ी लिखी तो होगी नहीं, गरीब घर की जो है, आप कहो तो उससे मुकेश की बात चलाएं। नर्मदा जी, जो अपने बेटे का घर बसाने के लिए हर दुख सहने को तैयार थी, भला इस रिश्ते के लिए क्यों मना करती। वो बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, मैंने भी एक बार उसे देखा था, पर बहुत साल पहले, और फिर वो लोग गरीब हैं तो नेहा दूसरे के दुख को भी तो समझेगी ही।
बस मेरे मुकेश के कष्ट को वो अपना कष्ट समझे और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। और मुझे क्या चाहिए? पुष्पा खुश होकर बोली, सही पकड़ी है अम्मा जी, और इस घर के कामकाज करने के लिए भी एक और सदस्य मिल जाएगा। इतना कहकर पुष्पा मन ही मन खुश होने लगी। तो नर्मदा जी बोली, बहू, तुम अपने देवर की शादी सीधी सादी लड़की से इसलिए करवाना चाहती हो ताकि उससे तुम घर के काम करवा सको। इतना याद रखो, इस घर की आधी हिस्सेदार वो भी होगी। पुष्पा बोली, अरे नहीं अम्मा जी, वो तो मैंने कभी घर के काम किए नहीं है, इसलिए आपको सब करना पड़ रहा है। और भला मैं अपनी देवरानी को नौकरानी क्यों बनाऊंगी? वो तो आपकी मदद के लिए आएगी, फिर तो ठीक है ना। इतना कहकर मुस्कुराते हुए पुष्पा अपने कमरे में चली गई। नर्मदा जी बुदबुदाने लगी, मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझती हूँ बड़ी बहू। तुम अपने दिमाग के घोड़े कहाँ दौड़ा रही हो ये मैं भी जानती हूँ। ये औरत सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। हे भगवान, ये औरत कितनी स्वार्थी है। अपना काम तो खुद करती नहीं, वो भी मुझसे करवाती है, और अब होने वाली देवरानी से भी ये सारे घर के काम करवाएगी ताकि खुद घर में एक सेठानी की तरह रह सके। लेकिन भगवान, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ। मेरे मुकेश और उसकी होने वाली पत्नी के साथ न्याय करना बस अब आपका ही सहारा है। समय बीता। कुछ महीनों में ही मुकेश और रमन काका की बेटी नेहा की शादी हो जाती है। अब पुष्पा बड़ी बहू से जेठानी भी बन गई थी। 2 दिन बाद ही पुष्पा ने नेहा से रसोई पूजन करवाया और उसके बाद पूरी रसोई की जिम्मेदारी नर्मदा जी और नेहा पर डाल दी। अब नेहा पूरे दिन घर के काम करती रहती और जब शाम होती तो पुष्पा कहती, नेहा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो क्या तुम मेरे पैर दबा सकती हो? नेहा भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप जेठानी के पैर दबा देती। समय ऐसे ही बीतता गया। नेहा नौकरानी बनकर रह गई थी, लेकिन पुष्पा की आंखों में पानी नहीं था। वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। मोहन हमेशा की तरह अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान आराम से दफ्तर जाता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा था तो उसकी नौकरी भी अच्छी थी, और वहीं मुकेश, जिसकी आगे की पढ़ाई के लिए पुष्पा ने आनाकानी की थी, जिसके कारण मुकेश बस 12वीं पास था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। वो सुबह जल्दी काम के लिए निकलता और रात में लौटता था। एक दिन मुकेश सुबह सुबह जल्दी से चाय नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकल ही रहा था कि तभी पुष्पा वहां आई और कुछ कागज उसके हाथ में देते हुए बोली, देवर जी, बाबूजी के कुछ पैसे आए हैं, वो अम्मा जी के नाम कर देने चाहिए, आप क्या कहते हैं? मुकेश बोला, हाँ हाँ भाभी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। पुष्पा बोली, तो बस उसी के कागज हैं, इस पर आपके भी साइन चाहिए होंगे, आप साइन कर दीजिए। मुकेश भी जल्दी में नाश्ता करते हुए कागजातों पर साइन कर देता है। उसे मालूम नहीं था कि वो कोई आम कागज नहीं बल्कि एफडी के पेपर और घर के आधे हिस्से के कागज थे जो पुष्पा अपने नाम पर करवा रही थी। बड़ी चालाकी से पुष्पा ने मुकेश से साइन करवाए और अपने कमरे में जाकर खुशी से नाचने लगी। वहीं रसोई में काम कर रही नेहा ये सारी चालाकी देख रही थी, लेकिन उस वक्त वो कुछ समझ नहीं पाई, पर अपनी जेठानी के चेहरे की चालाकी उसे शक करने पर मजबूर कर रही थी और उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पर काम की धुन में फिर वो सब भूल गई। अब तो पुष्पा के पैर घर में टिकते ही नहीं थे। वो हर समय शॉपिंग, मूवी यही सब करती रहती थी, क्योंकि उसे लगता था अब तो सब कुछ उसके नाम पर है, तो वो भी निश्चिंत हो गई। एक रोज पुष्पा सबके साथ आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। जैसे ही उसकी नजर नेहा पर पड़ी, वो नेहा से बोली, नेहा, आज रविवार है, ज्यादा काम तो होगा नहीं। देखो, मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, तो ऐसा करो उसकी थोड़ी साफ सफाई कर दो। वैसे भी पूरे दिन तुम घर में ही बैठी रहती हो, देखो कितनी चर्बी बढ़ती जा रही है। कुछ मदद चाहिए हो तो बोलना, मैं यहीं बैठी हूँ। नेहा तो पहले ही पुष्पा के बर्ताव से हैरान थी, पर जब पति कम कमाता हो तो पत्नी चुप रहने में ही भलाई समझती है। तो नेहा भी अपनी जेठानी के कमरे की साफ सफाई करने में लग गई। सफाई करते करते उसे जेठानी के कमरे में मुकेश से साइन करवाए हुए उस दिन वाले कागजात मिले। वो उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। तब जाकर नेहा को याद आया कि उस दिन पुष्पा कैसे खुशी से नाच रही थी। एकाएक नेहा के मुंह से निकला, अच्छा, तो उस दिन ये कांड करके बैठी थी जेठानी जी। इस घर की आधी जायदाद के कागज भी उन्होंने अपने नाम पर करवा लिए और मेरे भोले पति देव ने साइन भी कर दिए। हे भगवान,
आपने मेरे पति को इतना सीधा क्यों बनाया कि कोई भी धोखे से उनके हक को मार लेता है और उन्हें पता तक नहीं चलता है। नेहा की आंखें खुल गईं। वो उन कागजों को लेकर आंगन में सबके सामने बोली, जेठानी जी, मैंने आधे घर की सफाई कर दी है, अब बाकी की सफाई आप कर लीजिए। पुष्पा आंखें दिखाते हुए बोली, नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? जानती हो ना मैं तुम्हारी जेठानी हूं। नेहा बोली, हाँ मैं जानती हूं, पर लगता है यहाँ जो बाकी के लोग बैठे हैं वो आपकी सच्चाई से अवगत नहीं है। सब आश्चर्य से नेहा को देखने लगे। तभी मुकेश बोला, नेहा, तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? नेहा बोली, आप कितने सीधे हैं जी, आपकी इसी अच्छाई का इन्होंने फायदा उठाया है। अम्मा जी, आपने भी मुझे आज तक अपनी बड़ी बहू की चालाकियों के बारे में कुछ नहीं बताया, पर आज मैं उनकी सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगी। ये देखिए, इन्होंने धोखे से कैसे आपके हस्ताक्षर लिए ताकि बाबूजी के एफडी के पैसे और संपत्ति के आधे हिस्सेदार जो आप थे वो भी इन्होंने अपने नाम पर धोखे से करवा लिया। याद है आपको उस दिन जो आपसे इन्होंने हस्ताक्षर करवाए थे? इतना कहकर नेहा ने सारे कागजात अपने जेठ और सास के सामने रख दिए। ये देखकर सब दंग रह गए। तभी पुष्पा की सास हंसने लगी और बोली, बहू, आज तुम्हारे पाप का घड़ा फूट कर रहेगा। आज तक मैंने अपने बच्चों के सामने भी कुछ नहीं कहा, पर आज मैं भी सारी बात बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। इतना कहकर नर्मदा जी ने रोते रोते अपनी आप बीती बताई। ये सुनकर नेहा भी हैरान रह गई कि कोई औरत अपनी बूढ़ी सास के साथ इतनी कठोरता से कैसे पेश आ सकती है। पुष्पा की चालाकी देखकर उसका देवर मुकेश दंग था। वो बोला, भाभी, मैं तो आपकी इतनी इज्जत करता था, आप मेरे लिए मां समान थी। अगर आप एक बार मुझे कह देती तो मैं खुशी खुशी आपको सब कुछ दे देता, क्योंकि नेहा को भी जायदाद और पैसों का कोई लोभ नहीं है। पर आपके मन में इतना लालच भरा है और आपने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्यों? यहाँ तक कि आप मेरी शादी के लिए भी माँ को ब्लैकमेल करती थी। छी छी। तभी मोहन अपनी कुर्सी से उठा और एक जोर का थप्पड़ पुष्पा को जड़ते हुए बोला, धिक्कार है मुझे तुम पर। तुम्हें मैं क्या समझता था और तुम क्या निकली? तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बड़ी बहू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, लालच में तुम इतनी अंधी हो गई कि अपने ही परिवार को खत्म करने चली थी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के हक को मारकर कोई भी संसार में सुखी नहीं रह सकता? नर्मदा जी बोली, बहू, आज सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई कि तुम मुकेश की शादी एक सीधी सादी और गरीब घर की लड़की से क्यों करवाना चाहती थी। अब तुम क्या करोगी? तुम तो अपने ही जाल में फंस गई। पुष्पा बोली, नेहा, इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो, तभी मेरी चाल मुझ पर उल्टी पड़ गई। मैं तो तुम्हें गंवार और अनपढ़ समझकर इस घर में लेकर आई थी, पर तुम तो पढ़ना लिखना जानती हो। तुम कोई सीधी सादी लड़की नहीं हो। झूठ बोला था तुम्हारे माँ बाप ने। इसका मतलब तुम अंग्रेजी भी पढ़ना जानती हो, तभी तो तुम उन कागजों को पढ़कर समझ पाई कि उसमें क्या लिखा था, है ना? और आज तक तुम हमें बेवकूफ बनाती रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत। पुष्पा ने अपना हाथ जैसे ही नेहा की तरफ बढ़ाया, मोहन बोला, खबरदार, जो तुमने नेहा को हाथ लगाया तो तुम आज के आज इस घर से निकल जाओ। इतना लालच और कपट तुम्हारे मन में भरा हुआ है कि मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो यहां से। पुष्पा शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर रोते हुए वो अपने देवर देवरानी और पति से माफी मांगने लगी, पर हर किसी ने अपना मुंह फेर लिया। तो पुष्पा नर्मदा जी के पास जाकर बोली, अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर मुझे इस घर से मत निकालिए। सोचिए, मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? उनकी तो इज्जत खराब हो जाएगी। आप इन्हें समझाइए कि मुझे माफ कर दें। नर्मदा जी मोहन से बोली, बेटा, बहू को घर से बाहर मत निकालो। इसके परिवार की समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है इसे इसी घर में रहने दो, ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए। और जो सब काम आज तक नेहा बहू और मैं करती थी, अब वो सारे काम ये करेगी, तब इसे समझ में आएगा। मोहन ने माँ की बात को ना टालते हुए पुष्पा को घर में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उस दिन के बाद पुष्पा से कोई घर में ज्यादा बात नहीं करता था और ना ही मोहन उसे पहले जैसा सम्मान देता था। अब उसकी हालत बस उस घर में रखे एक सामान की तरह हो गई थी। पूरे घर का काम उस पर आ गया था। पर नेहा, जो स्वभाव की अच्छी थी,
उसने अपनी सास और जेठ से अनुरोध किया कि मुझे इनकी मदद करने दीजिए, वरना मैं अपनी नजरों में खुद को दोषी समझूंगी। उस दिन पुष्पा की आंखें भर आई और उसे एहसास हुआ कि जिस संपत्ति के लिए उसने रिश्तों की गरिमा नहीं रखी, आज भी वो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब वो अपने अपनों से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, पर उसने खुद को सुधारने की कोशिश जारी रखी। सच कहते हैं लोग, किए गए कर्मों की सजा इसी धरती पर मिलती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।